अगर आपने भी CVT PG 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं BHU में या फिर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी BHU है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं BHU में एडमिशन के सारे प्रोसीजर्स, यानी कि बेसिक से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके एडमिशन तक। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो टाइम पे आपको मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो इस वीडियो में हम आपके साथ रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक के आपके जो भी BHU के काउंसलिंग प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा आपके CVT PG का? सबसे पहले आप लोगों ने CVT PG का रजिस्ट्रेशन किया होगा NTA की वेबसाइट पे। उसके बाद आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। आप लोगों के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का प्रोविजनल आंसर की आया था। फिर प्रोविजनल आंसर की के बाद आप लोगों का फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड आया था। यहाँ तक तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोग जानना चाहते हैं क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद BHU का या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो, मेनली यहाँ पे हम BHU की बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्लीज़ आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे BHU के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या मेंशन किया हुआ है, BCom ऑनर्स FMM सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। यानी कि आप BHU में MCom तभी कर सकते हो जब आपने ऑलरेडी BCom कर रखा है या फिर BCom ऑनर्स कर रखा है या फिर BCom FMM कर रखा है और उसमें भी आपने 50% मार्क्स स्कोर किया है, तभी आप एलिजिबल होगे BHU से MCom करने के लिए। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो पहले किसी भी कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी अपने कोर्स के हिसाब से प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेंगी अगर आप BHU से करना चाहते हैं तो BHU के बुलेटिन में, अगर आप DU से करना चाहते हैं तो DU के बुलेटिन में। सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग बुलेटिन पब्लिश करती है। आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि आपको CVT में कौन सा पेपर कोड देना था। अगर मान लीजिए आपने BCom किया हुआ है, BCom के साथ साथ आपके BCom में 50% से भी ज़्यादा मार्क्स है, यानी कि आप इस हिसाब से तो आप एलिजिबल माने गए। पर मान लीजिए CVT PG में आपने COQP 08 का पेपर ही नहीं दिया है, तो क्या आप BCom से BHU से MCom कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि पेपर कोड भी जो रिक्वायर्ड होता है वो आपको दिया हुआ होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको अवेलेबल सीट्स मिल जाएंगी कि उस कोर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस किस कॉलेज में, BHU के किस किस कॉलेज में MCom है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मेन कैंपस में है, फिर पेड सीट में भी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, फिर MPG में है, MPG में पेड सीट है, DAV है, DAV में पेड सीट है, वसंता है, वसंता में पेड सीट है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद सबसे पहले अगर कुछ स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसा कुछ नोटिस आपके लिए पब्लिश किया जाएगा BHU की तरफ से। हाल में अभी 1-2 दिन में आपका BHU का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए नोटिस पब्लिश किया जाएगा, जिस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या होगा, यानी कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और उसका लास्ट डेट क्या होगा, मतलब कब से कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, किस वेबसाइट पे आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको फ़ी भी बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ी कितना लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, UR OBC NCL EWS कैटेगरी का 300 रुपीज़ पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फ़ी लग रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें SC ST और PWD का, तो 150 रुपीज़ पर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फ़ी लग रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में ही एकदम कंप्लीट डिटेल दी हुई है, जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करना होगा? आपको BHU के पोर्टल पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, admission.bhu.ac.in पे आपको जाना होगा। जब वहाँ पे आप एडमिशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे CVT PG
एडमिशन करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर पाएंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही कुछ लाइव यहाँ पर भी लिख के आ जाएगा जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो इसके बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अपलोड करने हैं। देखिए इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करके अपना पूरा कंप्लीट डिटेल्स फिल करना है। चलिए आइए देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल फिल करना होगा। उसमें आपको स्टेप 1 में आपको अपना कंप्लीट प्रोफाइल फिल करना होगा। प्रोफाइल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था सीवीटी पीजी में, आपका यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है आपका, ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। इसके बाद फिर आपको प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना होगा और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल फिल करोगे, इसके बाद आप प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करोगे। प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करने के बाद सीवीटी का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। 4 स्टेप्स में आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप फॉरेन नेशन से हैं तो आपका एडमिशन सीवीटी के थ्रू नहीं, फॉरेन नेशनल हैं तो उनका एडमिशन एफएसआर एडमिशन पोर्टल के थ्रू होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंडिया के बाहर के हैं उनका एडमिशन एफएसआर एडमिशन पोर्टल के थ्रू होगा। देखिए जैसे कि आपको प्रोफाइल में क्या पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी फिल करने के बाद आपको कैटेगरी का इशू किस डेट को आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी फिल करना होगा। स्टेट का नेम फिल करना होगा, कम्युनिटी का नेम फिल करना होगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एनुअल फैमिली इनकम भी यहाँ पे मेंशन करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा, रजिस्टर फ़ोन नंबर, एप्लीकेंट रजिस्टर ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको जेंडर, एज, ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करनी होंगी। इसके बाद आपको अपलोड करना होगा आपकी फ़ोटो जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी के फॉर्म में होना चाहिए और उसका स्टोरेज होना चाहिए 10 KB से 500 KB के बीच में। आप वो अपलोड कर दोगे। इसके बाद सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर भी आपको जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना होगा और उसका भी स्टोरेज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आप अपना रिजल्ट यानी कि अपना स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, उसका भी स्टोरेज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीजी या फिर PDF के फॉर्मेट में वो होना चाहिए। उसके बाद आप अपने 10th का मार्कशीट अपलोड करोगे एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और उसका भी 10 KB से 500 KB के बीच में स्टोरेज होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमको मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करना है या फिर हमको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करना है, तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा आपको आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि ठीक है आपको कौन सा मतलब किस प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर करना चाह रहे हो, आप बीएचयू से कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना चाह रहे हो, वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको प्रेफरेंस फिल करने को आएगा। मैं आपको बता दूं, आपका नंबर अच्छा होगा फिर भी अगर आप गलत प्रेफरेंस फिल करेंगे तो आपको मेन कैंपस नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मेन कैंपस को आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिएगा, सेकंड प्रेफरेंस पे मेन कैंपस के पेड सीट को, इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस को आप एज इट इज अरेंज करते जाइएगा। जैसे कि अगर हम बात करें जनरल, अगर हम बात करें कॉमर्स की, मास्टर ऑफ कॉमर्स की, तो सबसे पहले हम रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पेड सीट को, इसके बाद हम एमएमबी को रखते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कॉमर्स में जो बीकॉम है, एमकॉम है, ये एमएमबी में नहीं है, तो ऑप्शंस ही नहीं आता एमएमबी को फिल करने के लिए। बाकी अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग मेन कैंपस के बाद एमएमबी को रखिएगा, क्योंकि एमएमबी भी मेन कैंपस के अंदर ही होता है और एमएमबी वालों को भी वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि मेन कैंपस वाले बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद आप अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंस भरेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भर के दिखाया हुआ है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स का। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, सेकंड प्रेफरेंस पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पेड सीट को, थर्ड प्रेफरेंस पे डीएवी पोस्ट ग्रेजुएशन को,
फोर्थ पे डीएवी के पेड सीट को फिफ्थ पे रखा गया है एमपीजी को, और फिफ्थ के पेड सीट सिक्स्थ में पेड सीट पे आ रहा है एमपीजी का पेड सीट। सेवेंथ नंबर पे आपको रखा गया है वीसीडब्ल्यू को, और एट्थ नंबर पे रखा गया है वीसीडब्ल्यू के पेड सीट को। प्लीज आप ये बात ध्यान रखिएगा, पहले प्रेफरेंस पे जब भी आप भरेंगे तो आप रेगुलर सीट को रखिएगा, उसके नीचे उसके पेड सीट को रखिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे गलती से क्या करते हैं, पेड सीट को ऊपर रख देते हैं और रेगुलर सीट को नीचे रख देते हैं, तो उनका नंबर अच्छा होने के बाद भी उनको पेड सीट मिलती है और उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, सीवीटी का रिजल्ट, मार्कशीट 10th का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास तो माइग्रेशन ही नहीं है। तो माइग्रेशन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप भर सकते हो उसके लिए अंडरटेकिंग। और अगर आपके पास 6th सेमेस्टर का आपका ग्रेड कार्ड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने 5th सेमेस्टर का ग्रेड कार्ड अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जिनके पास भी मार्कशीट नहीं है या फिर उनका सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, टीसी नहीं है, सीसी नहीं है, उसके लिए आपको ऐसा अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको बीएचयू के बुलेटिन से मिलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बीएचयू का बुलेटिन कैसे डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी थी, वहीं से आपको आपका अंडरटेकिंग का फॉर्म भी मिल जाएगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म किस किस के लिए है? अगर आपके पास किसी भी सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है उसके लिए, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट आपका 1/1/2024 के बाद का इशू हुआ है, लेकिन से 1 अप्रैल 2026 के पहले का इशू हुआ है, तो आपको अंडरटेकिंग फिल करना होगा। इसके बाद माइग्रेशन, टीसी, सीसी नहीं है आपके पास अभी, तो भी आपको उसके लिए अंडरटेकिंग फिल करना पड़ेगा। ये अंडरटेकिंग है आपका, ठीक है, आप फिल कर दीजिएगा बाकी। इसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, सारी चीज़ें भर लोगे, सारी डिटेल्स भर लोगे, सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे, फिर आपको ऑप्शन आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोगों को, दिखेगा फॉर्म नंबर, दिखेगा प्रोग्राम, दिखेगा डेट, दिखेगा स्टेटस, दिखेगा एक्शन, दिखेगा रिसिप्ट। आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, इसको जरूर से प्रिंट फॉर्म करके रख लीजिएगा। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2025 का डेट है, रजिस्ट्रेशन 22 मई से स्टार्ट हुआ था। तो पिछली बार सीवीटी का रिजल्ट भी लेट आया था, पर इस बार जैसा कि आप लोगों को पता है सीवीटी का रिजल्ट जो है वो अप्रैल का ही आ चुका है। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, 5 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, कल परसों तक बीएचयू का। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड की डेट आप लोग देख पा रहे होंगे 10 जून का था, यानी कि आपको 8 दिन दिए गए हैं मई में, ठीक है। और इसके बाद 10 दिन आपको दिए गए हैं जून में, यानी कि अप्रॉक्स आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद फिर आप लोगों का करेक्शन विंडो ओपन होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद जून में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था, 1 महीने बाद, 1 महीने तक जो भी आपका करेक्शन विंडो एंड ऑल इन सारी की चीज़ें चली। और इसके बाद उसके अप्रॉक्स 1 महीने बाद आप लोगों के जो राउंड्स है वो आने शुरू होंगे, ठीक है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, मान लो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5-6 मई तक स्टार्ट हो जाएगा, उसके बेसिस पे आप इन सारे डेट्स का जो है एक अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें भी आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी, स्पॉट राउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, तो आप इतने बड़े मैच्योर हो गए होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आए, मतलब इतना पता होगा आपको, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के कट ऑफ्स देखने को मिलेंगे ऐसे आपको, ठीक है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो करेक्शन विंडो में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत हुआ रहेगा तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसको करेक्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, आपको बस इंतज़ार करना रहेगा। और इंतज़ार किस बात का? जब बीएचयू का फर्स्ट लिस्ट आएगा, फर्स्ट लिस्ट में आप चेक करेंगे, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ रहेगा
तो कोई बात नहीं, वेट करिएगा और वेट करिएगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, ऐसे ही लिस्ट आएंगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई सीट अलॉट हो गई है, मान लीजिए मुझे एमकॉम में एडमिशन लेना है और मुझे अलॉट हुआ है डीएवी यानी कि एफिलेटेड कॉलेज, तो अगर मैं उस सीट को दो ऑप्शन आएगा, अगर पेमेंट तो मुझे करना ही होगा, अगर मैं पेमेंट ही नहीं करती हूँ, ठीक है, मुझे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अगर मैं पेमेंट ही नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करके मुझे पेमेंट करना होगा, अगर मैं पेमेंट ही नहीं करती हूँ तो मैं ऐसे ही बाहर हो जाऊंगी, ठीक है, मैं काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाऊंगी। तो मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, फिर भी अगर मुझे कोई भी सीट अलॉट होता है तो मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे इसके बाद मैंने अपने सीट को पेमेंट करके एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद दो ऑप्शंस आएंगे, दो ऑप्शंस क्या होंगे, पहला होगा अपग्रेड और दूसरा होगा फ्रिज। अगर मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है तो मैं अपग्रेड पे क्लिक करूंगी, ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें सीट मेरी अपग्रेड हो जाए, मे बी फर्स्ट प्रेफरेंस पे मेरे पहुंच जाए, और अगर मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा तो मैं अपने सीट को फ्रिज कर लूंगी कि हाँ भाई ठीक है, बस इतना ही था, मैं खुश हूँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद इन सारे प्रोसेस को खत्म होने के बाद मॉप स्पॉट राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा एंड ऑल। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेन जो चीज़ है आपको करना है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा सा जब सीट्स अलॉट होने लगेंगी तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि हम सीट हमको ये मिली, हम एक्सेप्ट करें नहीं करें, ठीक है, फ्रीज करें अपग्रेड करें, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, तब भी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करी जाएंगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। बहुत सारे आपने बैचेस देखे होंगे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे बैचेस आपको देखने को मिले होंगे कि लोग पेड काउंसलिंग करा रहे हैं। मैं बता दूं आपको पेड काउंसलिंग में क्या ही कराया जा सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वो खुद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन करना आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया, अभी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना स्टेप बाय स्टेप बताया है। फिर अगर जब फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन करके भी आप लोगों के सामने रजिस्ट्रेशन करके बताया जाएगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप लोगों को किसी भी पेड काउंसलिंग के लिए पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉमर्स सेशन को सब्सक्राइब करिए, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर थैंक यू, बाय बाय, इस सेशन के लिए बस इतना ही।